नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी भाग 13 के अंतर्गत कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101। अब प्रश्न संख्या 101 है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले। कहने का आशा है कि एक उपन्यास है जिसका नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ। वो उपन्यास किसका है? विकल्प 1 की बात करें तो निराला जी का है, विकल्प 2 दिनकर जी का है, या विकल्प 3 हरिऔध का है, या विकल्प 4 प्रसाद जी का है। तो बिल्कुल ठेठ हिंदी का ठाठ एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और इनका एक और उपन्यास है जिसका नाम है अधखिला फूल। अब अधखिला फूल की बात करें तो अधखिला फूल को हरिऔध जी ने 1907 ईस्वी में लिखा है। और जो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास इनका है, जिसे आप कह रहे हैं ठेठ हिंदी में लिखा उपन्यास है, उसको 1899 ईस्वी में हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 101 का विकल्प 3 अयोध्या सिंह हरिऔध इज राइट आंसर। ठीक। प्रश्न संख्या 102 है कि रंग महल में हलाहल किसका उपन्यास है? कहने का आशा है कि रंग महल में हलाहल एक उपन्यास है, इसके जो लेखक कौन है? विकल्प 1 की बात करें तो हरिकृष्ण जौहरी, विकल्प 2 बालकृष्ण भट्ट, विकल्प 3 किशोरीलाल गोस्वामी और विकल्प 4 है प्रसाद जी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर आपको एक उपन्यास कहीं भी देखने को मिल जाए कि रंग महल में हलाहल, तो इसके जो सही लेखक है वो है कौन? किशोरी लाल गोस्वामी इज राइट आंसर। ठीक है ना। अब देखिए, रंग महल में है ना हलाहल कौन करेंगे? किशोर और किशोरी करते हैं। तो देखे होंगे जो किशोर होता है या जो किशोरी होते हैं ना, वो रंग महल में हलाहल करते हैं, यानी कि खूब सारी मस्ती वगैरह करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, हो सकता है बियर भी पीते हो। तो जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप इसको क्लू की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि उस क्लू की सहायता से आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाए, यही एकमात्र ध्येय है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 102 का आप कह सकते हैं कि किशोर और किशोरी क्या करते हैं कि रंग महल में हलाहल पीते हैं या हलाहल करते हैं। ये उपन्यास बिल्कुल किशोरी लाल गोस्वामी जी का है। प्रश्न संख्या 103 है कि वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है? तो कहने का आशा है कि वैशाली की नगर बधू एक उपन्यास है और उपन्यास किसका है? विकल्प 1 की बात करें तो विकल्प 1 है पांडे बच्चन शर्मा, विकल्प 2 जैनेन्द्र कुमार जी का, विकल्प 3 निराला और विकल्प 4 है चतुरसेन शास्त्री। तो देखिए मित्रों, जब भी हम लोग आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास को हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्लू बनाया था कि वैशाली की नगर बधू कैसी है। बोले सर, वैशाली की नगर बधू जो होती है बिल्कुल चतुर होती हैं। तो चतुरफार चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। क्या कि वैशाली की नगर बधू कैसी होती हैं? बोले सर, वैशाली की नगर बधुएं तो बड़ी चतुर होती हैं। तो चतुरफार चतुरसेन शास्त्री जी का एक उपन्यास है। ठीक है। प्रश्न संख्या 104 है कि चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? विकल्प 1 की बात करें तो प्रभाकर माचवे जी का है, विकल्प 2 भगवती चरण वर्मा जी का है, विकल्प 3 अगे और विकल्प 4 है मनमथ नाथ गुप्त। तो देखिए, चित्रलेखा की बात आ रही है। एक रचना आप देखेंगे चित्ररेखा भी है, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, तो वो जायसी जी की है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं चित्रलेखा की, है ना। अब चित्र का लेख किसका? जब हम पढ़ रहे थे हम लोग तो बिल्कुल हमने बताया था कि भगवती के चरण का चित्रलेख बन जाता है। ठीक है ना। इन्हीं की भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। और इसमें पाप और पुण्य का जो वर्णन किया गया है, यानी कि इसका विषय वस्तु जो है पाप और पुण्य को लेकर किया गया है। कभी कभी प्रश्न यहीं से बन जाता है। और देखिए मित्रों, जब हम लोग किसी भी प्रश्न की जब हम किसी प्रश्न की व्याख्या करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, दिमाग में कुछ रहता है और मुंह से कुछ निकल जाता है। तो बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से आप लोग अध्ययन करते हैं और समय समय से अगर इस तरह की कोई मिस्टेक होती है तो उसको आप लोग बिल्कुल अवगत कराते हैं और अवगत कराना चाहिए।
इससे तो साबित होता है कि आप लोग कितनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही 104 का चित्रलेखा जो उपन्यास है, इसके लेखक है विकल्प 2 भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर। यहाँ पे शर्मा है बट वर्मा होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 105 है कि गोदान उपन्यास है, कहने का आशय है गोदान उपन्यास की इसमें एक विशेषता है। विकल्प ए की बात करें तो यथार्थवादी उपन्यास है, विकल्प 2 आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी, विकल्प 3 मनोवैज्ञानिक और विकल्प 4 है सामाजिक सांस्कृतिक। तो यहाँ पर केवल गोदान उपन्यास की विशेषता पूछी जा रही है ना। अगर मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास की विशेषता पूछी जाए तो आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी है, बट यहाँ पे जो प्रश्न है वो पूछ रहे हैं कि बिल्कुल गोदान उपन्यास का, तो गोदान उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है, इसलिए प्रश्न संख्या 105 का विकल्प 1 यथार्थवादी इज राइट आंसर, ठीक है ना। और 1936 में उपन्यास लिखा गया है। 36 यत्न करके गो का दान करो यथार्थ में, है ना, गो का दान यथार्थ में करो, यथार्थवादी उपन्यास है। किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। आप लोग इसको बखूबी जानते हैं। प्रश्न संख्या 106 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कृति बाण भट्ट की आत्मकथा है ना। इन्हीं की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, है ना। कहने के लिए तो देख रहे हैं आत्मकथा आपको दिख रही है ना। इसकी विधा क्या है? विकल्प 1 की बात करें उपन्यास, 2 निबंध, 3 नाटक और 4 है काव्य। तो बिल्कुल विकल्प 1 उपन्यास इज राइट आंसर, है ना। तो बाण भट्ट की कहने के लिए कथा है, लेकिन है क्या? उपन्यास। तो बाण भट्ट की कथा कितनी? बोले सर बाण भट्ट की कथा तो 1000 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है, ये उनका उपन्यास है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। संख्या 107 है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, कहने का आशय कि इनमें से एक ऐसा उपन्यास है जो कि प्रसाद जी द्वारा कृत है और अधूरा है। विकल्प 1 कंकाल, विकल्प 2 तितली, विकल्प 3 इरावती और विकल्प 4 है प्रतिज्ञा। तो पहले तो प्रतिज्ञा को हटा दीजिए, प्रतिज्ञा प्रसाद जी का है ना उपन्यास है ही नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा की बात अगर हम लोग करेंगे तो प्रेम जी का है, ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद जी का है। कंकाल है ना उपन्यास लिखा गया है 1929 में। हमने बताया था कि दोनों कंकाल हो गए, सुख कर दोनों, दोनों फार 1929 दोनों, ठीक है ना। तितली 3-4 है ना 3-4। अब व्यक्ति क्या होते हैं देखे होंगे, हर समाज में हर गांव में 3 लोग इस तरह के होते हैं जिनका स्वभाव तितली जैसा होता है। तितली 3-4 है ना। तो 3-4 लोग तितली वाला स्वभाव वाला होता है। 3-4 मैंने 1934 का है। इरावती है ना, बिल्कुल 1936। इरावती क्या है? 36 ही है ना, इसलिए अपूर्ण है ना। तो इनका जो कंकाल तितली इरावती की बात करें तो प्रसाद जी का जो उपन्यास है इरावती वो क्या है? अपूर्ण है। अब इरावती क्या है? अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 36 है ना, पूर्ण तो नहीं है, ठीक है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, 1936 में लिखा गया है, अपूर्ण रचना है किसकी? प्रसाद जी की, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 108 है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, यानी कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प 1 वृंदावन लाल वर्मा, विकल्प 2 श्याम नारायण पांडे, विकल्प 3 रामधारी सिंह दिनकर और विकल्प 4 है अगेय। तो देखिए मृगनयनी, अगर मृग का नयन होगा और मृगनयनी होगी तो भैया मृगनयन वाले लोगों को देखना हो तो मृग को देखना हो तो भैया वन में जाओ। और कैसे वन में? बोले सर वृंदावन में क्या होगा? मृगनयनी देखने को मिलेगी, है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा वृंदावन, जैसे देखिएगा मृगनयनी तुरंत कहिएगा वृंदावन में मिलेगा। वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, इसलिए प्रश्न संख्या 108 का विकल्प 1 वृंदावन लाल वर्मा इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 109 है कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? विकल्प 1 गोदान के पात्र हैं, विकल्प 2 गबन के, विकल्प 3 प्रेमा और विकल्प 4 है प्रेमा आश्रय। तो देखिए मित्रों, धनिया और झुनिया की बात करें हम लोग तो मुंशी प्रेमचंद जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, और इस गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी है। होरी का एक लड़का है गोबर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल गोदान इज राइट आंसर। और गोदान की बात करें तो भी आपने देखा था कि इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में है और एक यथार्थवादी उपन्यास है। अभी आप इसके पूर्व वाले प्रश्न में आपने देखा है। तो प्रश्न संख्या 109 का विकल्प 1 गोदान इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 110 है सूरदास किस उपन्यास के पात्र हैं? तो कहने का आशय है कि सूरदास किस उपन्यास से संबंधित है? विकल्प 1 रंगभूमि, विकल्प 2 कर्मभूमि, विकल्प 3 प्रतिज्ञा और विकल्प 4 है कायाकल्प।
तो अब आप सही समझ रहे हैं। विकल्प एक की बात करें तो विकल्प एक रंगभूमि इज राइट आंसर। देखिए मित्रों, जो सुर होता है, सुर माने वीर, जो वीर होगा वो रंगभूमि में रहेगा, तो सुर रंगभूमि में पहुंचता है। यानी कि 1925 में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि का प्रमुख पात्र है सूरदास। सूर कहाँ पहुंचेगा? बोले सर रंगभूमि में पहुंचता है। तो रंगभूमि में तू पहुंच यानी कि 1925 में लिखा गया है। कर्मभूमि की बात करें तो कर्मभूमि में तन मन धन तीनों से लग जाओ, तीन तीन मैंने 1933 में लिखा गया है। प्रतिज्ञा की बात आप जान ही रहे हैं कि प्रतिज्ञा 1927 में, और कायाकल्प भी 1927 में संभवतः लिखा गया है। तो इन सब जो उपन्यास हैं उन सभी उपन्यासों को, उनकी रचना काल को और उनके विषय वस्तु को मैंने बहुत पूर्व ही आपको ट्रिक की सहायता से चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जो भी छात्र नए हैं, वीडियो को नहीं देखे हैं, वो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 110 का विकल्प एक रंगभूमि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 111 है कि रूपजीवा किसका उपन्यास है? कहने का आशय है कि रूपजीवा एक उपन्यास है और ये उपन्यास किसका है? विकल्प एक भगवती चरण वर्मा का, विकल्प दो लक्ष्मी नारायण लाल का, विकल्प तीन बिंद्रावन लाल वर्मा और विकल्प चार है चतुर सेन शास्त्री। तो बिल्कुल अगर रूपजीवा की बात करते हैं तो आप सही समझ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल का रूपजीवा। देखिए बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल रूपजीवा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बोले लक्ष्मी के चक्कर में, है ना। लक्ष्मी के चक्कर में लोग रूपजीवा हो गए हैं, यानी कि रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ इस तरह से दिमाग आप रख लीजिएगा। तो लक्ष्मीफाल लक्ष्मी नारायण लाल जी का एक उपन्यास है, ठीक है। प्रश्न संख्या 112 है कि चार चंद्रलेख के उपन्यास के लेखक, यानी कि चार चंद्रलेख उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है? विकल्प एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प दो महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प तीन चतुरसेन शास्त्री और विकल्प चार है इलाज चंद जोशी। अब देखिए भैया, चार चंद्रलेख, भैया कह रहे हैं चार चंद्रलेख, तो चार चंद्र के लेख बोले सर 1000 लेख हैं। चार चंद्र के कितने लेख? बोले सर 1000 लेख। हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है, द्विवेदी जी के उपन्यास है। ऐसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। चार चंद्रलेख कितने? बोले सर चार चंद्रलेख तो 1000 लेख। हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है। प्रश्न संख्या 113 है कि मंगलसूत्र शीर्षक से अधूरे उपन्यास के लेखक है। कहने का आशय है कि जो मंगलसूत्र एक है ना शीर्षक उपन्यास है, तो मंगलसूत्र पहले जान लीजिए किसका है? प्रेमचंद जी का है ना। 1948 में लिखा गया था, एक अधूरा उपन्यास है। तो इस अधूरे उपन्यास को पूर्ण किसने किया, है ना, ये दिमाग में आप रखिएगा। पहली चीज तो इसके लेखक कौन है? लेखक जान लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद है। तो यही पूछ रहे हैं मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो विकल्प एक प्रेमचंद, विकल्प दो प्रसाद, विकल्प तीन अमृतलाल और विकल्प चार है गोपाल राय। तो देखिए मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक की बात पूछ रहा है, तो बिल्कुल विकल्प एक प्रेमचंद इज राइट आंसर। और अगर इसको पूर्ण किसने किया, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रेमचंद जी के जो पुत्र थे जिनका नाम था अमृत राय, तो अमृत राय ने इसको पूरा किया था। ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मंगलसूत्र शीर्षक उपन्यास के अधूरे उपन्यास के लेखक पूछ रहा है, लेखक तो प्रेमचंद है, इसको पूरा किसने किया? अमृत राय ने पूरा किया। इसे दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 113 का विकल्प एक है मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 14 आ गया वही प्रश्न घुमा करके कि मंगलसूत्र को किसने पूर्ण किया, यानी कि जो अधूरा उपन्यास था मुंशी प्रेमचंद जी का, उसको पूरा करने का काम किसने किया? विकल्प एक प्रेमचंद, विकल्प दो गोपाल राय, विकल्प तीन शिवरानी देवी और विकल्प चार अमृत राय। तो बिल्कुल मंगलसूत्र जो उपन्यास था मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था, उसको अमृत राय उनके जो पुत्र थे उन्होंने पूरा किया। तो देखिए भाई, मंगल जो सूत्र होता है ना, बिल्कुल प्रेम का होता है, प्रेम का मंगल सूत्र होता है। और मंगल सूत्र क्या होता है? बिल्कुल अमृत होता है, अमृत, है ना। तो दिमाग में रखिएगा, अमृत उसको पूरा करते हैं। गोपाल राय दिया गया है केवल भटकाने के लिए दिया गया है। शिवरानी देवी की बात करें तो शिवरानी देवी जी कौन थी? तो मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी थी, है ना। और प्रेमचंद जी को तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 115 कि बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? कहने का आशय है कि बावन दास किस उपन्यास से संबंधित है? विकल्प एक मैला आंचल, विकल्प दो प्रतिकथा, विकल्प तीन जुलूस और विकल्प चार है दीर्घ तपा।
तो देखिए जो बावन दास है भैया, बावन दास गांव का नाम देख रहे होंगे ना, बिल्कुल बावन दास, 53 दास, 54 दास, है ना। तो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, मैला आंचल उपन्यास का प्रमुख पात्र है और मैला आंचल 1954 में लिखा गया है। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो मैला आंचल, दीर्घ तपा और जुलूस, दीर्घ ये प्रतिपर कथा, ये सारे के सारे उपन्यास फणेश्वर रेणु द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है ना। तो बावन दास मैला आंचल उपन्यास का प्रमुख पात्र है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 116 है, जुलूस उपन्यास किसका है, यानी कि जुलूस उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं, लेखक है, कौन है। विकल्प 1 की बात करें तो भगवती चरण वर्मा है, विकल्प 2 गोपाल राय, विकल्प 3 फणेश्वर नाथ रेणु और विकल्प 4 है चतुर्सेन शास्त्री। तो बिल्कुल जो जुलूस उपन्यास है, इस जुलूस उपन्यास के जो लेखक है वो है फणेश्वर नाथ रेणु। तो प्रश्न संख्या 116 का विकल्प 3 फणेश्वर नाथ रेणु इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 है कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है। कहने का आशा है कि अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है। विकल्प 1 की बात करें तो 1 भगवती चरण वर्मा है, विकल्प 2 लक्ष्मी नारायण, विकल्प 3 शिवपूजन और विकल्प 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कैसे दिमाग में बैठा है, अनाम दास का पोथा की बात करते हैं तो बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। कैसे याद करें तो बोले सर हजारी है ना, अनाम दास का पोथा कितना, बोले सर अनाम दास का पोथा तो 1000 पोथा है, 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न संख्या 117 का विकल्प 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 है, चतुरी चमार शीर्षक से किसने उपन्यास लिखा है। विकल्प 1 की बात करें तो निराला ने लिखा, 2 शिवपूजन ने लिखा, 3 अगे ने लिखा, 4 अरुण कमल ने लिखा है। तो देखिए चतुरी चमार शीर्षक से उपन्यास लिखने का काम बड़ा निराला है ना, निराला फार निराला जी ने लिखा है। चतुरी चमार है ना, इसे दिमाग में रखिएगा। इनके अन्य उपन्यास लिली है, सखी है, सुकुल की बेबी है, ये भी इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है। फिलहाल प्रश्न संख्या 118 का चतुरी चमार शीर्षक उपन्यास के लेखक की बात करें तो निराला है, निराला फार निराली है ना, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न संख्या 119 है कि सन्यासी किसका उपन्यास है। कहने का आशा है कि निम्नलिखित में से सन्यासी उपन्यास किसका है। विकल्प 1 निराला, विकल्प 2 सुदर्शन का है, विकल्प 3 उषा प्रेमदा, विकल्प 4 है इलाज चंद जोशी। तो इलाज चंद जोशी का है सन्यासी, इलाज चंद जोशी। अब देखो भाई, जो सन्यासी होगा ना उसके इलाज की जरूरत होती है, तो जरूरत होती है किसकी, सन्यासी के इलाज की, इलाज फार इलाज चंद जोशी। ऐसे दिमाग में रखिएगा, सन्यासी इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 120 है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं, है ना, इन्हीं की देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। विकल्प 1 सुदर्शन है, विकल्प 2 गोपाल राम गहमरी है, विकल्प 3 शिवपूजन सहाय है और विकल्प 4 है राज कमल चौधरी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि देहाती दुनिया क्या करती है, बोले सर शिवपूजन करती है। तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक है शिवपूजन सहाय। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, बोले सर देहाती दुनिया जो है ना, देहाती दुनिया के लोग क्या करते हैं, शिव पूजन करते हैं, शिव की पूजन करते हैं और शिव पूजन क्या करते हैं, देहाती दुनिया की सहायता करते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 121 है कि वरुण के बेटे और रत्नाथ की चाची उपन्यास के लेखक कौन है ना। वरुण के बेटे और रत्नाथ की चाची उपन्यास के लेखक कौन है। विकल्प 1 उपेंद्रनाथ अस्क है, विकल्प 2 नागार्जुन जी हैं, विकल्प 3 शिवपूजन है और विकल्प 4 है अमृत लाल नागर है। तो बिल्कुल अगर हम लोग बात करें 121 की कि वरुण के बेटे उपन्यास के लेखक जो हैं वो बिल्कुल नागार्जुन है। ठीक है ना। बोले सर कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वरुण के बेटे क्या करते हैं, बोले सर वरुण के बेटे तो नागार्जुन के पास जाते हैं, है ना। कि वरुण के बेटे कौन है, बोले वरुण के बेटे तो नागार्जुन है, नागार्जुन है, नागार्जुन। इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 122 है कि गली आगे मुड़ती है, इस उपन्यास के लेखक कौन है, यानी कि गली आगे मुड़ती है इसके उपन्यासकार कौन है, इसको लिखने वाले जो लेखक कौन है। विकल्प 1 की बात करें काशीनाथ सिंह, विकल्प 2 राजकमल चौधरी, विकल्प 3 शिव प्रसाद सिंह और विकल्प 4 है यशपाल। अब गली क्या करेगी, आगे मुड़ती है ना। जब गली आगे मुड़ेगी तो कहाँ पहुँचाएगी, बोले सर शिव प्रसाद के पास पहुँचाएगी, शिव जी के प्रसाद मंदिर में पहुँचाएगी। शिव प्रसाद के यहाँ गली आगे मुड़ती है, वो कहाँ जाती है, बोले शिव प्रसाद सिंह के यहाँ जाती है। ठीक है ना।
तो गली आगे शिव प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं। प्रश्न संख्या 123 है कि मानस के हंस उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प 1 रामनाथ त्रिपाठी, विकल्प 2 तुलसी, विकल्प 3 अमृतलाल और विकल्प 4 है विनोद कुमार। तो मानस का हंस देखें सर, बोले क्या, बोले मानस का हंस जो होता है अमृतलाल नागर का है। अब मानस के हंस में क्या होता है, बोले सर अमृत गागर भर होता है। तो मानस के हंस में क्या होता है, बोले अमृत होती है गागर, गागर भर अमृत, गागर भर अमृत। तो गागर माने नागर। मानस का हंस में क्या है, बोले सर अमृत है, अमृत की गागर है। मानस के हंस में अमृत की गागर है, तो अमृत की गागर को आप कर लीजिएगा अमृतलाल नागर। मानस का हंस अमृतलाल नागर, ऐसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 है कि लालटेन की छत किसका उपन्यास है। विकल्प 1 निर्मल वर्मा का, विकल्प 2 मन्नू भंडारी, विकल्प 3 सुदर्शन और विकल्प 4 है गिरिराज किशोर। तो लड़के लालटेन की छत होगी तो भैया लालटेन की जो छत होती है वो निर्मल होती है। निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न 124 का लालटेन की छत किसका, निर्मल का, निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लालटेन की जो छत होती है ना बिल्कुल निर्मल होती है, साफ होती है, ठीक है ना। तो लालटेन की छत निर्मल होती है, निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 125 है कि आपका बंटी उपन्यास किसका है, यानी कि आपका बंटी उपन्यास के लेखक कौन है। विकल्प 1 मृदुला गर्ग, विकल्प 2 महाश्वेता देवी, विकल्प 3 मन्नू भंडारी और विकल्प 4 है मृणानी पांडे। तो देखिए आपका जो बंटी है ना बिल्कुल मन्नू भंडारी का उपन्यास है। तो आपका बंटी है ना कहाँ, बोले सर भंडारा में। आपका बंटी कहाँ, भंडारे में, भंडारा फार मन्नू भंडारी इसके लेखक है। तो आपका जो बंटी है कहाँ है, बोले भंडारे में है ना। जैसे बैठ जाए बैठाने का प्रयास करिएगा। तो आपका बंटी उपन्यास के जो लेखक का है वो मन्नू भंडारी है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 126 है कि जुगलबंदी उपन्यास के लेखक है। कहने का आशय है कि जुगलबंदी उपन्यास के लेखक कौन है। विकल्प 1 सुदर्शन, विकल्प 2 मन्नू भंडारी, विकल्प 3 श्रीलाल शुक्ल और विकल्प 4 है गिरिराज किशोर, है ना। तो जुगलबंदी कौन कर सकते हैं, आपने देखा होगा ना कि जुगलबंदी जोड़ाबंदी कौन कर सकता है, बोले सर किशोर कर सकते हैं। तो जो किशोर होते हैं वो जुगलबंदी करते हैं। तो किशोर फार गिरिराज किशोर जुगलबंदी उपन्यास के लेखक है। बस इसे क्लू बनाइएगा कि जुगलबंदी कौन कर सकता है, जो किशोर होगा वही जुगलबंदी करेगा। तो जुगलबंदी फार जुगलबंदी उपन्यास, तो किशोर फार गिरिराज किशोर इसके लेखक हैं। प्रश्न संख्या 127 है कि बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। कहने का आशय है कि बया के घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है। विकल्प 1 निर्मल वर्मा, विकल्प 2 लक्ष्मी नारायण लाल, विकल्प 3 राजकमल चौधरी और विकल्प 4 है सुरेंद्र वर्मा। तो देखिए बया का घोंसला जो होता है वो बिल्कुल लाल लाल होता है, लाल फार लक्ष्मी नारायण लाल, है ना। बया का घोंसला कैसा होता है, बोले सर लाल लाल होता है। तो लाल लाल फार लक्ष्मी नारायण लाल इसके लेखक हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बया का जो घोंसला होता है वो लाल लाल होता है, लाल फार लक्ष्मी नारायण लाल इसके लेखक हैं। प्रश्न संख्या 128 है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है। यानी कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों लोगों ने मिलकर के एक उपन्यास की रचना की है, एक उपन्यास लिखा है, वो कौन सा उपन्यास है। विकल्प 1 इंच मुस्कान, विकल्प 2 महाभोज, विकल्प 3 आपका बंटी और विकल्प 4 है दहकते अंगारे। तो देखिए जब दो लोग मिलेंगे ना, दोनों लोग मिलकर के क्या करेंगे, राजेंद्र और मन्नू भंडारी क्या करेंगे, 1 इंच मुस्कान बढ़ाएंगे। तो दोनों लोग क्या करते हैं, 1 इंच मुस्कान। दो लोग मिलकर के मन्नू और भंडारी, राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी दोनों लोग मिलकर के क्या करते हैं, 1 इंच मुस्कान लाते हैं, है ना। जब दो लोग मिलेंगे तो मुस्कान आती है, देखे होंगे ना, कितनी मुस्कान, बोले सर 1 इंच मुस्कान। तो कहने का आशा है कि राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी दोनों लोग मिलकर के संयुक्त रूप से जो उपन्यास लिखे हैं उस उपन्यास का शीर्षक है 1 इंच मुस्कान। तो प्रश्न संख्या 128 का विकल्प 1 इंच मुस्कान इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 129 है कि झूठा सच उपन्यास किसका है, या झूठा सच किसका उपन्यास है। विकल्प 1 अमृतलाल का, विकल्प 2 यशपाल, विकल्प 3 जैनेन्द्र और विकल्प 4 है राजेंद्र यादव। तो देखिए झूठा सच, सच झूठा और झूठा सच की बात अगर करेंगे तो बिल्कुल, है ना,
सच झूठा हो जाएगा, झूठा सच हो जाएगा। सच झूठा कौन? यशपाल। यशपाल, यस यस, है ना। सच को झूठा, झूठा को सच बनाने का काम कौन कर सकता है? यशपाल कर सकता है। सच है यस, झूठा है यस यस यस, है ना। तमाम लोग ऐसे होते हैं, हर चीज़ में यस यस करते हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। झूठा सच किसका उपन्यास है? बोले सर यशपाल का उपन्यास है, बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 130 है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास है? विकल्प 1 यशपाल का, विकल्प 2 अमृतलाल का, विकल्प 3 श्रीलाल का और विकल्प 4 है भगवती चरण वर्मा का। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते की बात करते हैं ना, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, भगवती चरण वर्मा, है ना। अगर आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना है, कहाँ बोले? भगवती के चरण में जाना है, तो आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना होगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसके? बोले सर भगवती के यहाँ जाने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। और इसी टेढ़े मेढ़े रास्ते के आधार पर रांगे राघव जी ने भी एक रचना लिखा, सीधे सच्चे रास्ते, सीधे सच्चे रास्ते, ठीक है ना। वो रचना है रांगे राघव जी की है, तो उसे भी दिमाग में रखे रहिएगा। तो प्रश्न संख्या 130 का विकल्प 4 भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 131 है कि त्यागपत्र किसका उपन्यास है? कई बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। विकल्प 1 की बात करें जैनेन्द्र, विकल्प 2 है श्रीलाल शुक्ल और विकल्प 3 है सुरेंद्र वर्मा और विकल्प 4 है राही मासूम रजा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र का है। कब लिखा गया है? 1929 में। त्यागपत्र दोनों देते हैं, कौन? दोनों फॉर दोनों, यानी कि 1929 में लिखा गया है। जैनेन्द्र जी का उपन्यास है ना। हर व्यक्ति को त्याग करना चाहिए और त्याग करके व्यक्ति जैनेन्द्र बन जाता है। त्याग दोनों का करना चाहिए, तन मन दोनों, तन मन धन धन, है ना। बस दिमाग में बैठा लीजिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 132 है कि नीला चाँद उपन्यास के लेखक है, यानी कि नीला चाँद उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प 1 शिव प्रसाद सिंह, विकल्प 2 राम नरेश त्रिपाठी, विकल्प 3 नवाब राय और विकल्प 4 है किसड़ा सोबती। तो देखिए नीला चाँद किसका होता है? बोले सर नीला चाँद तो किसका होगा? शिव प्रसाद का होगा, है ना। देखे होंगे शिव जी के क्या होता है? कंठ नीला होता है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ऊपर चाँद रखे हैं, नीचे कंठ नीला है ना। तो शिव प्रसाद सिंह का चाँद और नीला चाँद, है ना। नीला कंठ है, चाँद ऊपर है, तो नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह इसके सही लेखक है। तो प्रश्न संख्या 132 का जो विकल्प 1 शिव प्रसाद सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 133 है कि राग दरबारी किसकी औपन्यासिक कृति है? कहने का आशय है कि राग दरबारी उपन्यास किसका है? विकल्प 1 श्रीलाल शुक्ल का है, विकल्प 2 लालजी शुक्ल का है, विकल्प 3 सुरेंद्र वर्मा और विकल्प 4 है उषा प्रियंवदा। तो देखिए राग दरबारी, दरबार में राग कौन कर रहा है? बोले श्रीलाल शुक्ल। दिमाग में रख लीजिएगा, श्रीलाल शुक्ल क्या कर रहे हैं? दरबार में लाल दरबार होता है ना, तो लाल फाल श्रीलाल शुक्ल जी का है। और इससे 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो इसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 134 है काला जल किसका उपन्यास है? विकल्प 1 की बात करें सुरेंद्र वर्मा, विकल्प 2 राजकमल चौधरी, विकल्प 3 सानी और विकल्प 4 है मैत्रेय पुष्पा, ठीक है ना। तो काला जल की बात करते हैं, काला जल सानी का उपन्यास है। और देखिए जो काला व्यक्ति होता है, काले जल वाला व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा सानी होता है। कह रहे हैं कि सर वो काला है ना, काला है लेकिन सानी है। सानी फार सानी जी का उपन्यास है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि वह तो काला है लेकिन बड़ा सानी है, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 135 है कि आधा गांव और टोपी शुक्ला किसकी उपन्यासिक कृति है? यानी कि आधा गांव और टोपी शुक्ला ये दो उपन्यास किसके हैं? विकल्प 1 की बात करें तो राजकमल चौधरी के हैं, विकल्प 2 महादेवी वर्मा के हैं, विकल्प 3 है शिव प्रसाद सिंह और विकल्प 4 है राही मासूम रजा। तो देखिए आधा गांव है ना और टोपी शुक्ला ये दोनों उपन्यास राही मासूम रजा जी के हैं, ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा एक उपन्यास और भी आप देखेंगे, हिम्मत बहादुर जैनपुरी इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक है ना। तो अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो बोले सर आधा गांव क्या है? आधा गांव टोपी है ना, आधे गांव में केवल बोले टोपी शुक्ला रहता है, ठीक है ना, और सभी लोग राही हैं रजा है ना। तो आधा गांव बिल्कुल राही है रजा है टोपी पहनने के लिए, ठीक है ना। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि आधी टोपी राही की और राही माने राही मासूम रजा की है, ठीक है।
ध्यान में रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 136 है कि अमृत राय का उपन्यास है। अब विकल्प 1 विषाद मठ, विकल्प 2 हुजूर, विकल्प 3 बीज और विकल्प 4 है दुख मोचन। तो देखिए अमृत राय उपन्यास के लेखक की बात करें तो इनका जो उपन्यास है वो विकल्प 3 बीज इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो अमृत राय का जो इसमें उपन्यास है वो कौन सा उपन्यास है, वो है बीज, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो अमृत क्या होता है, बोले सर अमृत तो बीज होती है ना, और बीज से पौधा फल सब कुछ बनता है, फूल भी आते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा अमृत क्या है, बोले सर बीज, बीज फार बीज इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है। प्रश्न संख्या 137 है कि कठगुलाब किसकी औपन्यासिक कृति है। यानी कठगुलाब उपन्यास किसका है। विकल्प 1 की बात करें तो मृदुल गर्ग का, विकल्प 2 मैत्री पुष्पा का, विकल्प 3 मन्नू भंडारी और विकल्प 4 है कृष्णा सोबती का। तो देखिए जो कठगुलाब होता है ना वो बड़ा मृदुल होता है, मृदुल फार मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो ऐसे दिमाग में बैठाइएगा कि जो कठगुलाब होता है, बोले सर कठगुलाब बड़ा मृदुल होता है, मृदुल फार मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। फिर संख्या 138 है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लेखन करते थे। कहने का आशय है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे। विकल्प 1 प्रेमचंद नाम से, विकल्प 2 नवाब राय से, विकल्प 3 धनपत राय और विकल्प 4 है मीर मुंशी नाम से। तो देखिए उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, नवाब उर्दू में नवाब है ना। प्रेमचंद क्या करते थे, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, है ना। प्रेमचंद नाम दयाराम निगम ने इनको दिया था, धनपत इनका मूल नाम था। तो ये सब चीज़ें भी दिमाग में रख लीजिएगा। इनके पिताजी का नाम था अजायब राय, 1880 में इनका जन्म हुआ, 1936 में इनका देहांत हुआ। उत्तर प्रदेश के लमही ग्राम में हुआ था जो कि काशी के निकट पड़ता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ भी हमने कई बार विस्तृत रूप से बताई है। ठीक है ना, उसे भी आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 139 है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। कहने का आशय है कि जो मैला आंचल है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। विकल्प 1 आंचलिक, विकल्प 2 सामाजिक उपन्यास, विकल्प 3 धार्मिक और विकल्प 4 है राजनीतिक। तो देखिए मैला आंचल उपन्यास जो है वो एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक माने ग्रामीण प्रवेश के अंतर्गत लिखा गया उपन्यास है, अंचल से एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 139 का मैला आंचल उपन्यास विकल्प 1 आंचलिक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 140 है चाक उपन्यास की लेखिका है। कहने का आशय है कि जो चाक उपन्यास है इसकी लेखिका कौन है। विकल्प 1 मृदुला गर्ग, विकल्प 2 उषा प्रेमदा, विकल्प 3 मैत्री पुष्पा और विकल्प 4 है कृष्णा सोबती। तो चाक के लिए हम लोग क्या करते थे, बड़ी मित्रता करते थे, मैत्री करते थे, है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा चाक के लिए बड़ी मैत्री होती थी कि उससे मित्रता करेंगे तुमको चाक देगा तो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। बस इस तरह से दिमाग में रख लीजिएगा। और कुछ लोग कहते हैं सर चॉकलेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, मित्रता करते हैं। तो चाक फार चॉकलेट कर लीजिएगा, मैत्री फार मैत्री पुष्पा के लेखिका है। जिस प्रकार से भी आपको आसानी से याद हो जाए याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। चलिए, हम लोगों का उद्देश्य प्रश्न सही होना चाहिए जैसे भी हो जाए। ठीक है। प्रश्न संख्या 141 है कि काल कथा उपन्यास के लेखक है। कहने का आशय है कि जो काल कथा उपन्यास है उसको किसने लिखा है। विकल्प 1 कामतानाथ ने लिखा, विकल्प 2 उषा प्रेमदा ने लिखा होगा, विकल्प 3 मैत्री पुष्पा ने लिखा, या फिर विकल्प 4 मन्नू भंडारी ने लिखा हुआ। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, काल कथा, है ना, काल कथा कौन लिख सकता है। बोले सर काल कथा लिखने वाला जो व्यक्ति होगा ना वो बिल्कुल कैसा होगा, कामता होगा, कामता का नाथ होगा, कामता नाथ, का से काल कथा, का से कामता नाथ। ठीक है। ऐसे दिमाग में बैठाइएगा, का से काल कथा, का से कामता नाथ, जैसे काल कथा वैसे कामता नाथ, काल कथा कामता नाथ। ठीक है। या काल कथा किसकी है तो कामता नाथ की है, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 142 है कठपुतली किसका उपन्यास है। विकल्प 1 देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है, विकल्प 2 हरदर्शन का उपन्यास है, विकल्प 3 रूपचंद निर्मोही का और विकल्प 4 है प्रताप सहगल का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कठपुतली जो उपन्यास है वो आप सही समझ रहे हैं, देवेंद्र सत्यार्थी का है। ठीक है ना। और कठपुतली एक कविता भी है, भगवती प्रसाद जी की कविता है।
तो दिमाग में रख लीजिएगा, एक कविता कठपुतली भगवती वाला और एक कठपुतली उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी का है, ठीक है ना। कठपुतली है ना, देवेंद्र के हम लोग कठपुतली हैं, है ना। देवेंद्र जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग चाहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि देवेंद्र की कठपुतली, संसार देवेंद्र की कठपुतली है, कठपुतली देवेंद्र देवेंद्र, ठीक है ना। चल ठीक है ना, तो चले आगे। तो प्रश्न संख्या 142 का विकल्प 1 है, देवेंद्र सत्यार्थी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 143 है कि लौटे हुए मुसाफिर किसका उपन्यास है। विकल्प 1 चंद्रकिशोर, विकल्प 2 कमलेश्वर, विकल्प 3 विभूति नारायण और विकल्प 4 है मंजूर एहतेशाम। तो लौटे मुसाफिर कहाँ, बोले सर लौट गए मुसाफिर भैया कमलेश्वर के यहाँ से, है ना। तो लौटे हुए मुसाफिर किसके, कमलेश्वर के यहाँ से। देखिए जो मुसाफिर होता है ना वो कमलेश्वर के पास जाता है, कमलेश्वर के शरण में जाता है और फिर वहाँ से लौट कर आता है। तो लौटे हुए मुसाफिर कमलेश्वर के यहाँ से, कमलेश्वर फार कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 143 का विकल्प 2 कमलेश्वर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 144 है कि सूखा बरगद किसकी औपन्यासिक कृति है। विकल्प 1 हरदर्शन का है, विकल्प 2 ज्योतिष का है, 3 मंजूर एहतेशाम का है और 4 है भगवान दास मेरावल का है। तो देखिए सूखा बरगद अगर मिल जाए तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, बोले सर मंजूर कर लेते हैं, सूखा बरगद भी मंजूर कर लेते हैं। सूखा बरगद मंजूर है, सूखा बरगद मंजूर, मंजूर फार मंजूर एहतेशाम, ऐसे दिमाग में रखिएगा कि सूखा बरगद के जो है ना लेखक हैं वो है मंजूर एहतेशाम, ठीक। अब आगे प्रश्न संख्या 145 कि सात आसमान किसकी औपन्यासिक कृति है। सात आसमान किसकी उपन्यासिक कृति है, यानी कि सात आसमान उपन्यास के लेखक। 1 भगवान सिंह, विकल्प 2 प्रियम्बद, विकल्प 3 नासिरा शर्मा और विकल्प 4 है असगर वजाहत। तो सात आसमान, अब भैया देखो किसी के ऊपर अगर सात आसमान टूट जाएगा तो भैया क्या करेगा, उसके ऊपर असर करेगा, असर करेगा, है ना। सात आसमान क्या करता है, बोले सर असर करता है। अगर किसी के ऊपर सातों आसमान टूट जाए, बड़ी मुसीबत पड़ जाए तो उसके ऊपर बड़ा असर करता है, असगर होता है, असर माने असगर, है ना। दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। तो प्रश्न संख्या 145 का विकल्प 4 असगर वजाहत इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 146 है कि सर्पगंधा किसकी औपन्यासिक कृति है। कहने का आशय है कि जो सर्पगंधा एक उपन्यास है, ये उपन्यास किसका है। विकल्प 1 विभूति नारायण का है, विकल्प 2 शैलेश मटियानी का है, विकल्प 3 राज किशोर मिश्र का है और विकल्प 4 राजेंद्र यादव का है। तो बिल्कुल सर्पगंधा की बात हम लोग करते हैं ना, तो जो सर्प का गंधा होता है एक पौधा होता है, और सर्पगंधा पौधा कहाँ पे, बोले सर मटियानी में होता है, मिट्टी में होता है। और कैसी मिट्टी, बोले शैलेश की मिट्टी में। तो शैलेश मटियानी इसके लेखक है। तो प्रश्न संख्या 146 का विकल्प 2 शैलेश मटियानी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 147 है उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है। उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है, यानी कि उखड़ा हुआ उपन्यास, उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक कौन है। विकल्प 1 राजेंद्र यादव, विकल्प 2 संजीव, विकल्प 3 की हम लोग बात करें तो राजकमल चौधरी और विकल्प 4 है काशीनाथ सिंह। देखिए भैया जो लोग उखड़े होंगे ना, उखड़े माने रूठे हुए लोग हैं, रुष्ट हैं, नाराज हैं, है ना, क्रोधित हैं, वो किसके पास जाएंगे, बोले सर राजेंद्र यादव के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि दिमाग में बैठा लीजिएगा राजेंद्र यादव प्रधान है। बस दिमाग में रखिएगा कि जो उखड़े हुए लोग हैं वो राजेंद्र यादव के पास जा रहे हैं। उखड़े हुए लोग किसके पास जाएंगे, राजेंद्र के पास जाएंगे। तो आप राजेंद्र को राजा भी मान सकते हैं कि राजा के पास जाएंगे, राजा फा राजेंद्र के पास, ठीक है ना। तो उखड़े हुए लोग किसके पास, बोले सर उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव के पास जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 है पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है। कहने का आशय है कि पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है। विकल्प 1 गिरिराज किशोर, विकल्प 2 जैनेन्द्र, विकल्प 3 गंगा प्रसाद विकल्प और विकल्प 4 है निर्मल वर्मा का। तो पहला गिरमिटिया है ना किसका हो सकता है ना, पहला गिरमिटिया है ना, गिर की मिट्टी में, है ना। तो गिरमिटिया गिरिराज है ना, गिरफार गिरमिटिया और गिरफार गिरिराज, है ना। पहले कोई मिट्टी में गिरेगा ना तो गिर जाएगा, गिरेगा गिरमिटिया गिरिराज का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए गिरमिटिया है, यहाँ पे गिरिराज है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा,
कोई व्यक्ति गिरेगा मिट्टी में, कैसे गिरेगा, बोले गिर गिर के मिट्टी में हो गया, गिर के मिट्टी हो गया। गिर माने गिरिराज का, गिर के मिट्टी हो गया, गिरमिटियान के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 149 है कि पिपासा किसका उपन्यास है। कहने का आशय है कि पिपासा एक उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है ना। विकल्प 1 की बात करें तो भगवती प्रसाद वाजपेयी, विकल्प 2 गिरिराज किशोर, विकल्प 3 राजकिशोर मिश्र और विकल्प 4 है असगर वजाहत। तो देखिए पिपासा उपन्यास की बात अगर हम लोग करेंगे ना तो भैया देखो हर व्यक्ति पिपासा है ना, प्यासा है किसके, बोले भगवती के, है ना। तो भगवती का पिपासा हर व्यक्ति है, भगवती प्रसाद वाजपेयी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 149 का विकल्प 1 भगवती प्रसाद वाजपेयी इज राइट आंसर, ठीक है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 150 कि ज्ञान शंकर और गायत्री प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो कहने का आशय है ज्ञानचंद और गायत्री ये 2 प्रमुख पात्र हैं, है ना। और पात्र किसके, बोले प्रेमचंद के किसी उपन्यास के पात्र हैं। आप किस उपन्यास के पात्र हैं, तो विकल्प 1 गबन के पात्र हैं, विकल्प 2 प्रेमाश्रय के, विकल्प 3 कायाकल्प और विकल्प 4 है कर्म भूमि के। तो देखिए भैया ज्ञान का शंकर हो, है ना, और गायत्री हो, तो ज्ञान का शंकर गा से गायत्री, दोनों अगर ज्ञान और गायत्री मिल जाए तो बड़ा प्रेम का आश्रय होगा, बड़े प्रेम का आश्रय होगा, बड़े प्रेम का आश्रय पर प्रेमाश्रय के प्रमुख पात्र हैं। तो प्रश्न संख्या 150 का ज्ञान शंकर और गायत्री प्रेमचंद के जो उपन्यास है प्रेमाश्रय के पात्र है ना। तो प्रश्न संख्या 150 का विकल्प 2 प्रेमाश्रय इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से 50 प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।